आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर रिवीजन लेने वाले हैं। कोई भी चैप्टर रिवीजन से पहले आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 12। तो सबसे पहले बाजू में इधर लिखते हैं हम लोग ये 12 मार्क्स का। अच्छा, हमने पिछले सारे एचएससी पेपर्स चेक किए हैं। ये 12 मार्क्स से ज़्यादा नहीं और कम नहीं, एग्जैक्ट 12 मार्क का ही आता है। और इस चैप्टर की एक और खासियत है, 8 मार्क्स का इसमें से आएगा नहीं। डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में है नहीं। इसका मतलब जस्टिफाई और शॉर्ट नोट का ही रह जाता है, 4-4 मार्क का। ठीक है, तो देखा जाए तो ये चैप्टर में, ये देखो यहाँ पे 1, 2, हेनरी फेयल का 3, 4 और इसमें एक और है 5। 5 ही क्वेश्चन है। यदि आपने ठीक से समझा कैसे स्टडी करना है तो आप 2-3 घंटे में पूरे चैप्टर को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। नाउ इन लोगों ने ये मीनिंग डेफिनेशन इतना दिया है, यू हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन। अब ये मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्या होता है? एक फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। देखो क्या होता है कि यहां से अर्थ से सन 14 करोड़ 94 लाख 50,000 किलोमीटर है। ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड द सन इन 365 डेज। अर्थ खुद ही अपने इसमें रोटेशन करता है इन 24 आवर्स। अर्थ खुद ही एक रोटेशन मारता है 24 आवर्स में, और सन में गोल घूमता है इन 365 डेज। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तुम चेंज नहीं कर पाओगे। सन के सबसे नजदीक का प्लैनेट है मर्क्यूरी, फिर वीनस है, अर्थ 3rd नंबर पे आता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद मार्स और आखिर में सैटर्न आएगा। ठीक है, मार्स बाद में आएगा। ठीक है, ये जो भी सीक्वेंस है यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर है, और इन सब का, और फास्टेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। बोलने का तात्पर्य ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो व्हाट इज, बोलते हैं ना, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप 2 लाइन का प्रिंसिपल बोल सकते हो जो मैंने बताया। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, जो सच है, जो पूरे यूनिवर्स में स्वीकारा गया है। अब जहां पे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? वो प्रिंसिपल्स है जो आपको डिसीजन मेकिंग में गाइड करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज का फायदा होगा। मैनेजमेंट मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आ गया, उसको चलाने के लिए लोग लगेगा, उसको, लोगों को काम देने के लिए, गाइड करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स। आपने बंदूक के नोक पर रखा तो डेमोक्रेसी और जमाना चेंज हो गया है, वो 100 साल पहले चलता था, अभी नहीं। तो पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नाउ आप क्या करोगे, इनके मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, बट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है, जहां पे एक क्रिकेट की टीम में एक ही कैप्टन है, मल्टीपल कैप्टन नहीं है। हाँ, वाइस कैप्टन कब कैप्टन बनेगा? जब कैप्टन आउट ऑफ द फील्ड है। सो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि यू मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। एक सब्जेक्ट के 2 टीचर रहे, जब चाहे वो लोग सिखाए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्स है। आप क्रिकेट टीम का ले लो, रिलायंस का ले लो, आप गवर्नमेंट का ले लो। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एंड इन हिज एब्सेंस somebody else can take charge for some days। ठीक है, तो ये नहीं यूनिवर्स है, और ये जनरल गाइडलाइंस है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे फेयर रेम्यूनरेशन, ये जनरल स्टेटमेंट है। अभी एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को मिलता होगा 15,000 उसके स्किल के हिसाब से, दूसरे कंपनी में 25,000 मिलता होगा। अभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्राइक चालू है। ठीक है, एम्प्लॉय को पगार बढ़ा के चाहिए, 10 दिन हो गए स्ट्राइक के। अच्छा, फेयर रेम्यूनरेशन कितना है? बहुत ज्यादा दिया तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, बहुत कम दिया तो एम्प्लॉय जैसे स्ट्राइक कर रहे हैं वो हो जाएगा। सो एक जनरल गाइडलाइंस है, स्किल के हिसाब से पेमेंट दो, और एकदम ज्यादा नहीं एकदम कम नहीं, फेयर दो।
प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, इतने सालों में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अमेरिका में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न करके एक जगह था, उसमें ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आया। इस बुक में, इस चैप्टर में F.W. टेलर है, उन्होंने पिग आयरन पे एक्सपेरिमेंट्स किया था। सो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ नतीजे निकालते हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट बड़ा यूनिक था। काम करते जगह पे लाइट उन्होंने बढ़ा दिया और सोचा आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ा। अच्छा, लाइट कम कर दिया, फिर भी आउटपुट बढ़ा। इसका मतलब उन्होंने नतीजा निकाला, आउटपुट बढ़ाने के लिए लाइट बड़ा कारण नहीं है, दूसरे कारण है। आया समझ में? ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नतीजे निकाले गए और वो आगे चलकर क्या बना, प्रिंसिपल का रूप लिया। फ्लेक्सिबिलिटी, सी मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ हॉस्पिटल जहां पे देर इज अ ब्रेन सर्जन, ठीक है ना, तो ब्रेन सर्जन, ब्रेन ही निकालना है, तो कुछ लोबोटॉमी उसको बोलते हैं। तो इफ एक डॉक्टर, ठीक है, वो ब्रेन सर्जन को डिसाइड करना है, बाकी लोग सिर्फ फॉलो करेंगे, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन टेकन एट द टॉप लेवल, बाकी लोग सिर्फ फॉलो करेंगे। अब रिलायंस में सेंट्रलाइजेशन, मुकेश अंबानी विल टेक अ डिसीजन, बट इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या लगेगा, बाकी लोग। तो वहां पे क्या लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन। हॉस्पिटल में ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन होता है क्योंकि डिसीजन टॉप लेवल के लोग लेते हैं। ऑफ कोर्स एक्सरे के लिए फिर वो अलग अलग है ना, रेडियोलॉजिस्ट है, अलग अलग एनेस्थीसिया वाला है, तो वहां पे भी कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन है, बट ज्यादा क्या है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप में लिया जाए, बाकी लोग को फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बिहेवियरल नेचर, ज्यादातर ये ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है, ठीक है ना। एक है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शांति प्रिय माहौल होना चाहिए। कुछ साल पहले मारुति में स्ट्राइक हुआ था, उस स्ट्राइक में इतना एग्रेसिव हो गया था कि एक HR आदमी को मार डाला था इन लोगों ने, कुछ वर्कर्स ने, उन पर केस हुआ, वो आगे स्टोरी चल रहा है। उसके बाद बहुत बोलते ना, माहौल तुम सोचो ना कैसे हो गया होगा। बजाज कंपनी में 3 लोग की जान चली गई। नॉर्थ इंडिया में ग्रेजियानो करके कंपनी के CEO को मार डाला। सो बिहेवियर, ये ज्यादातर बिहेवियर की बात करता है, और ये ज्यादातर बिहेवियर या तो सैलरी में होगा, वर्किंग कंडीशंस में होगा, रिस्पेक्ट में होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये बिकॉज मैनेजमेंट लोगों के लिए, लोगों से काम करवा के लेना है, किस प्रकार से, कैसे, वो बिहेवियर की बात करता है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, अगेन इसमें एक फेयर रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल है। फेयर रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले लिया था, कि आपने पगार बराबर दिया, राइट क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेमेंट दिया, देन द एम्प्लॉय विल बी हैप्पी। सही पेमेंट, सही सैलरी, टिकेगा, छोड़ेगा नहीं। आपने सैलरी कम दिया, वो तुरंत क्या करेगा, जॉब छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, डायमंड कंपनी में एक आदमी छोड़ के चला गया, दूसरे को ट्रेनिंग देने का खर्चा कितना आता है पता है, 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। वो डायमंड खराब भी तो करेगा। सो इसलिए लोग पगार ज्यादा ही रखते हैं कि छोड़ के मत जा भाई, क्योंकि नेक्स्ट आया उसको ट्रेनिंग देना बहुत खर्चा पड़ता है। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अच्छा, अभी आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लो, क्या इंग्लिश अकाउंट से कम इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको इंग्लिश में बात करना है, अकाउंट्स भाई हिसाब किताब है। आप ऐसा कोई सब्जेक्ट बोल नहीं सकते कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम। प्रैक्टिकली देखा जाए, और सारे सब्जेक्ट्स का अपना अलग अलग जगह पे महत्व है। आया समझ में? कुछ लोग के लिए एसपी ज्यादा होगा तो कुछ लोग के लिए अकाउंट, लेकिन सारे प्रिंसिपल्स का इक्वल इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। अभी मैनेजर्स को जो काम करना है, दे मस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स टू टेक सर्टेन डिसीजंस। फॉर एग्जांपल 2025 में मारुति इलेक्ट्रिक कार ला रहा है, ठीक है, तो देखा गया है कि दे कैन हैव 10 डिफरेंट प्लान्स, बट इंप्लीमेंट एक ही कर पाएंगे। 2025 में वो लोग इलेक्ट्रिक के बजाय हाइड्रोजन ये सब नहीं सोचेंगे। उन्होंने सोचा होगा हाइड्रोजन पे गाड़ी या सोलार पे गाड़ी, बट बेस्ट कौन सा प्लान फिलहाल के टाइम में चलेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी। सो आप 10 प्लान बनाओ, बट इंप्लीमेंट एक करो, इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। सो मैनेजर के लिए एक बहुत अच्छा गाइडेंस है कि आप प्लान भले ही 10 बनाओ, कोई हम रोक नहीं रहे,
बट आप 10 प्लान एक साथ इंप्लीमेंट करोगे कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे आपका 6 सब्जेक्ट है, 1 घंटा स्टडी है, 6 के 6 एक साथ नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर करना है तो एक करो ना, आप 6 का 6 प्लान बनाओ, लेकिन जो समय की मांग जो है प्रायोरिटी बेस्ड वो पहले करो। फिर हेल्पफुल इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, कोई भी मैनेजमेंट का आदमी, कोई भी कंपनी, सबसे पहले अभी सेमीकंडक्टर्स की बात करो, कोई भी मैनेजमेंट कॉस्ट सेविंग की बात करते हैं। तुमको विश्वास नहीं होगा, अमेरिका में एक ऐसा ट्रेंड आया है, आप जब बोलते ना कि आप जॉब छोड़ दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, बट एक नया कंसेप्ट, कुछ कुछ कंपनीज, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को टॉर्चर करते हैं, ओवर टाइम देते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इतना लोड डालते हैं, तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा। छोड़ रिजाइन किया तो 25 लाख रुपया, कंपनी खुद से आउट कर रही तो करोड़ रुपया, तो कंपनी क्या अपनाएगी, टॉर्चर करवाना। एथिकली गलत है वो बात अलग है, लेकिन कंपनी कॉस्ट सेविंग के लिए बोलते ना, एम्प्लॉय से पूरा काम करवा के लेती है, काम हो गया तो छोड़ देती है, ऐसा भी कुछ कंपनीज पर इल्जाम लगता है। सो मैनेजमेंट का काम है रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज किया जाए, क्योंकि बोलते ना, मशीन खाली है तो उतना क्या होता है कॉस्ट। जैसे एरोप्लेन जो भाड़े पे लेते हैं, वो लैंड हुआ मुंबई एयरपोर्ट में, तो विद इन हाफ एन आवर या 1 घंटा नेक्स्ट फ्लाइट में वो चला जाना चाहिए, नहीं तो भाड़ा ही परवड़ेगा नहीं कंपनी को। तो इसलिए वो एरोप्लेन हवा में रहना चाहिए लगातार, लैंड हुआ, थोड़ा आराम, आधा 1 घंटा और वापस। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज का इस्तेमाल। साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, एक FW टेलर का प्रिंसिपल है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 100 साल पहले जो भी वर्कर आया मशीन में काम करता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी फिटर और टर्नर और ड्रिलिंग, अलग अलग जो मशीन है में काम करने वाला वर्कर को स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। आज एडवांस BMW ऑडी के गाड़ी का ड्राइवर को ट्रेनिंग देना पड़ता है, डायरेक्टली वो चला भी नहीं पाएगा, हाई एंड टेक्नोलॉजीज यूज होता है। रोल्स रॉयस गाड़ी, ये सब में पहले वर्कर को ट्रेन, जो ड्राइवर है, शॉफर जो बोलते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है। सो यही है, आप डिसीजन ले रहे हो तो पहले ट्रेनिंग तो दो, और सेलेक्ट कर रहे हो वर्कर को, सेलेक्ट, अभी एयर होस्टेस बनने के लिए वो सेलेक्ट हो गई, 8 महीना तो उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको एरोप्लेन में बिठाएंगे एज एन एयर होस्टेस। तो बोलने का तात्पर्य, आप डिसीजन लेने से पहले उसको ट्रेनिंग दो और फिर उतारो। सो इंडिया में क्रिकेट में कैसे रणजी ठीक से खेला, फिर IPL, फिर इंटरनेशनल टीम, समझा सीक्वेंस क्या है। डायरेक्ट गली से इंटरनेशनल टीम में नहीं जा सकते, एक सीक्वेंस बनाया। फिर चौथा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन मैनेजमेंट में अगेन प्रिंसिपल इसमें डाल देना, एस्पिरिट डी कॉप्स, और ये हेनरी फेयल का है, और FW टेलर का हार्मनी। ये क्या बोलता है, आप वर्कर को अच्छा पगार दो, वर्कर खुश, मैनेजमेंट काम सोचेगा, वर्कर काम करेगा, आउटपुट ज्यादा लाओ, वर्कर को पगार अच्छा दो। सो इससे क्या होगा, तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होगा, आप ज्यादा आउटपुट से कॉस्ट कम करोगे, कस्टमर को फायदा, आप पगार ज्यादा दोगे, वर्कर को फायदा, आप ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट आपका फायदा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होता है। एनकरेजेस R&D, अगेन एक प्रिंसिपल है ऑर्डर, नया प्रिंसिपल, नया टेक्निक्स। अच्छा, चाइना में अभी ट्रिपल फोल्ड का मोबाइल लॉन्च किया उन्होंने, चाइना में लॉन्च चालू ही रहता है, शॉमी का था। आईफोन देखा गया, जो आईफोन 16 का लॉन्चिंग डेट में शॉमी का शॉप और आईफोन की शॉप में ज़्यादा गर्दी थी, बट जब रिसर्च किया गया और पाया गया 10 में से 8 लोग को, 10 लोग जिन्होंने आईफोन खरीदा, 8 लोग को शॉमी का वो ट्रिपल फोल्ड भी लेना था। सो बोलने का तात्पर्य, नेक्स्ट 3 इयर्स में आप ट्रिपल फोल्ड एक्सपेक्ट करो फोन। डबल फोल्ड बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ट्रिपल फोल्ड आ ही जाएगा, क्योंकि टैब जेब में नहीं रख सकते, ट्रिपल फोल्ड मोटा करके जेब में आ जाएगा, तो उसका दिन ज़्यादा दूर नहीं है। सैमसंग ने उसका पेटेंट अमेरिका में ऑलरेडी डाला हुआ है, मतलब ये साल तो अभी देखते हैं जनवरी में, एप्पल का लॉन्चिंग सितंबर में होता है, सैमसंग का लॉन्चिंग मार्च होता है, बट 2024 में उन्होंने 2 महीना प्रीपोन किया, जनवरी, मतलब 2025 के जनवरी में तुम्हारा 25 जो है ना, कौन सा है,
S25 अल्ट्रा लॉन्च करेंगे जनवरी में, उसमें वो लोग ट्रिपल फोल्ड लाते हैं कि नहीं, लेट अस सी अभी वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है, कोऑर्डिनेट कंट्रोल। अब एक दिमाग है, यहाँ पे प्रो मैक्स का क्या कॉस्ट है, 1.5। सेम प्रो मैक्स 16 का अमेरिका में तुमको 1 लाख में मिल जाएगा, 50 से 60 हजार रुपए का फर्क है, वही दुबई में 40 हजार सस्ता मिल जाएगा। सो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल तुम्हारे पर है, तुम लोगों से कॉपरेशन लो, कोऑर्डिनेशन लो, दिमाग लगाओ, सबसे बेस्ट रिसोर्सेज समझ में आया, तुम कोई अमेरिका से आ रहा है उससे मंगा लो। सो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में फर्क क्या है, कोऑपरेशन में तुमको हेल्प कर रहा हूँ स्व इच्छा से, कोऑर्डिनेशन सेल्स वाला बोलता है 100 गाड़ी बनाने, तो प्रोडक्शन को बनाना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन को परचेस को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बोलना पड़ेगा, वहां पे कंपलसरी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कोऑपरेशन मेरी इच्छा, एक एम्प्लॉय कोऑपरेटिव होगा, एक नहीं होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। आया समझ में। और लास्ट में डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, हर चीज में कैलकुलेशन रहता है, भाई इतना गाड़ियां बनाया, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, कंपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बिना चल नहीं सकती। आज से 4 साल पहले 2018 17-18 में आईफोन इंडिया में बनाना शुरू किया, 1% इंडिया में बनता था, 99%, अब 7% इंडिया में बनता है, 93% चाइना में। 2025 एंड 2026 में 70% चाइना में बनेगा, 30% इंडिया में बनेगा। देखो कैसे इंडिया में बढ़ते जा रहा है ना, 30,000 आईफोन दिन में बना रहे हैं। सो ये वाली बात है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच उन्होंने पा लिया। सिर्फ बोलते हैं ना, लैपटॉप्स जो एप्पल के हैं वो लोग इंडिया में नहीं बना रहे, बाकी सब कुछ इंडिया में बनना शुरू हो रहा है। सिर्फ प्रोमैक्स नहीं बन रहा है, वो भी आज नहीं तो कल बन जाएगा। गूगल का पिक्सल भी इंडिया में बनने वाला है, सैमसंग का वो भी बनाएंगे, सब इंडिया में बनना शुरू होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है। हेनरी फेयल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 प्रिंसिपल्स। कई बार 5 अटेम्प्ट यानी 5 मार्क का आ सकता है, या 4 मार्क का पूछ सकते हैं, 8 मार्क्स का चांसेस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये क्या बोलता है, आप काम को बांटो, जैसे कि अकाउंट्स के लिए अलग आदमी, प्रोडक्शन के लिए अलग आदमी, परचेज के लिए अलग आदमी, मार्केटिंग के लिए अलग आदमी, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को अपॉइंट करो, इससे क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, प्रिंसिपल का अथॉरिटी किस पे है, टीचर्स पे है, ठीक है ना। सो प्रिंसिपल टीचर्स को बोल सकता है काम करो, सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। पेरेंट्स की अथॉरिटी तुम पे है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पेरेंट्स हो, समझ में है। सो अथॉरिटी क्या है, एक लीगल ताकत तुमको दिया जाता है जिससे तुम जूनियर से काम करवा सको, और जूनियर तुम्हारे तरफ रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यस ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट उसको ताकत दिया गया, दैट इज अथॉरिटी। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या बोलता है, डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वक्त के साथ साथ, अब जैसे एक 9 बजे का इन टाइम है, ठीक है, कंपनी में 9-10 आया एम्प्लॉय, एक बार आया, 2 बार, 3 बार उसको मेमो भेजा जाता है कि आप चौथी बार आया तो आपको दिन का पगार काट दिया जाएगा। डिसिप्लिन, झक मार के उसको आना पड़ेगा, नहीं तो पगार काट लेगी कंपनी, डिसिप्लिन तो लगेगा ना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, देखो यहाँ पे दिया है, सपोजिटली इस आदमी को रिपोर्ट करना है, इसको या इसको, 2 बॉस है, किसको रिपोर्ट करेगा, कौन से टाइम में, क्या काम करेगा, कंफ्यूजन होगा। ये बेस्ट है, तीनों का एक ही बॉस है, सबको पता है एक ही बॉस से मिलना है। सो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स देयर मस्ट बी वन बॉस या वन सुपीरियर, एक मैनेजर फिनेंस और 10 अकाउंट के एग्जीक्यूटिव या टैक्स वाले चलेंगे, बट एक बॉस होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के 2 टीचर ना तो बच्चों में कंफ्यूजन होगा। आया समझ में। सो यू शुड रिपोर्ट टू वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तुम 10 प्लान बनाओ बट इंप्लीमेंट एक करो। यूनिटी ऑफ कमांड का ही ऑपोजिट है, यूनिटी ऑफ कमांड में तुम 10 प्लान बनाओ, यूनिटी ऑफ कमांड में 10 लोग को, एक लोग को ही रिपोर्ट करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 10 प्लान बनाओ बट इंप्लीमेंट एक ही प्लान करो। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कंपनी का गोल है और एम्प्लॉय का गोल है, दोनों का गोल साथ साथ चलना चाहिए। कंपनी चाहता है तुम 50 गाड़ियां महीने में बेचो, तुम बोलते हो 40 बेचोगे, तो कंपनी का गोल अचीव ही नहीं होगा। सो एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा कि भाई तू 50 गाड़ियां बेच, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो। यदि दोनों में फर्क आएगा तो अचीवमेंट नहीं होगा, तो दोनों के गोल साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप में लिया जाए, लोअर लोग को सिर्फ फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप, मिडिल, लोअर
तीनों जगह फॉलो करना है। तो कंपनी में क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन क्या डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों होना चाहिए। बड़े काम के लिए सेंट्रलाइजेशन, छोटे काम के लिए डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, बहुत ज़्यादा पगार दे दिया तो कंपनी लॉस में जाएगी, बहुत कम पगार दिया तो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। तो ज़्यादा रेम्यूनरेशन और कम बराबर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। एरोप्लेन में 50-60% का खर्चा किसका रहता है, पेट्रोल एविएशन फ्यूल जिसको बोलते हैं। कॉलेज में सबसे ज़्यादा खर्चा किसका रहेगा, 60 से 70% खर्चा टीचर्स के सैलरी में, प्रिंसिपल के सैलरी में। बाकी और खर्चे ही क्या है, उनका प्रोडक्ट थोड़ी है। आया समझ में, तो राइट। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या बोलता है, ये देखो, ये मैनेजर है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये लोअर लेवल मतलब टॉप टू लेवल, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स। सो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन टॉप मिडिल लोअर लेवल का हायरार्की बताता है। सपोजिटली ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डी को जो कि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, जी जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, एक दूसरे से बात करना है तो इधर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली डॉटेड लाइंस है, ड्रॉ किया गैंग प्लैंक, जिससे डी डायरेक्टली जी से बात कर सकता है, उससे टाइम सेव होता है। आया समझ में, इसको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हर वस्तु सही जगह पे होनी चाहिए, और सब बोलते ना हर जगह में सही वस्तु। इसलिए कंपनी में तुम जाओगे ना, जो फाइल्स है, जो रिकॉर्ड्स है, उसको बेसमेंट में रखते हैं पुराने, इस साल का सामने रखेंगे। तुम्हारे घर पे भी किचन का एक अलग जगह है, मंदिर का एक अलग जगह है। लॉजिक समझ में आ रहा है, हर चीज का एक सही जगह। तुम दरवाजा खोला कि बाथरूम नहीं आएगा, बाथरूम अंदर रहता है और उसमें वास्तु भी आता है। सो बोलने का तात्पर्य, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब, अब जापान में एक सीईओ अपने वर्कर के साथ भी खाना खाएगा, अमेरिका में देखोगे नहीं। अमेरिका में एक एग्जीक्यूटिव का सैलरी 100 रुपया होगा और डायरेक्टर का सैलरी हो सकता है 1 करोड़ रुपया, 1000 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। जापान में सीईओ और वर्कर के बीच का डिफा 6 या 7 टाइम्स ज्यादा होगा। तो कौन वर्कर खुश होगा, जापानीज ना। जो अमेरिका का वर्कर पूरा जिंदगी काम करेगा फिर भी उतना कमाएगा नहीं जितना एक महीने में कमाता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हमेशा वर्कर नाराज रहेगा ना कि मुझे इतना सा दे रहे, बूंद दे रहे, और पूरा समुद्र कौन लेके जा रहा है, सीईओ ले रहा है। मुकेश अंबानी ले लो, उनका सैलरी कितना है, ही टेक्स नो सैलरी फ्रॉम रिलायंस। तो सम्मान बढ़ता है कि आज वो 1000 करोड़ भी मांगेगा तो दिया जाएगा। गूगल इनके हेड को कितना पगार है, 1500 करोड़ साल का। वही मुकेश अंबानी ले सकता है 1500 करोड़, लेकिन कितना ले रहा है, 0। ये चॉइस की बात है। तो इससे क्या होता है, सम्मान, एक बोलते हैं ना इक्विटी आता है। कोई वर्कर बोलेगा पगार बढ़, मुकेश अंबानी खुद ही नहीं ले रहा है, सो एक प्रकार का रिस्पेक्ट बढ़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अब बड़े बड़े कंपनीज, गूगल ले लो, अमेजन ले लो, सब धीरे धीरे एम्प्लॉयज कम कर रहे हैं, इंडिया में भी हो रहा है। अब वर्कर को ही गारंटी नहीं जॉब का, तो वो क्या करेगा, जॉब चेंज करने का कोशिश करेगा। सबसे यस, मुकेश अंबानी वो सैलरी लेता तो उसमें टैक्स बेनिफिट रहता है उसको। क्यों टैक्स बेनिफिट, सैलरी में तो टैक्स लगेगा, बेनिफिट कैसे, ये नहीं उसको पर्सनल लगेगा लेकिन बिजनेस में तो नहीं लगेगा ना उसको। बिजनेस किस चीज का, बिजनेस सैलरी से तो टैक्स पहली बात इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, कीप इट वेरी शॉर्ट, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। बिजनेस छोड़ दे, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट 61। मुकेश अंबानी ने कुछ कमाया नहीं, तो डिविडेंड पे उसको टैक्स लगेगा जो उसको रिलायंस से मिलता है एज ओनर ऑफ शेयर्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इनकम, बस इतना समझ ले। आया समझ में, रिलायंस को कमाई पे टैक्स लगेगा। मुकेश अंबानी इज एन एम्प्लॉय, नॉट द ओनर ऑफ रिलायंस। ही इज अराउंड 48-49% शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। सो रिलायंस ने जो कमाया, रिलायंस को टैक्स भरना पड़ेगा अराउंड 25-30%, जो रिलायंस के कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कोई भी एम्प्लॉय को हकाल दिया तो कंपनी में लोग रहेंगे ही नहीं, छोड़ के जाएंगे, वापस आएंगे। और मैंने ऑलरेडी बताया था, डायमंड में एक एम्प्लॉय छोड़ के गया, 10 लाख रुपए सिर्फ ट्रेनिंग को लगता है,
तो परवड़ता नहीं है वो। तो इसलिए पगार ठीक से दो। और जैसे जापान में लोग निकालते नहीं है, अमेरिका में झटके से निकाल देते हैं, 2 महीने का बोलते हैं पगार ले और निकल। इंडिया में तो वर्कर यूनियन सब रहता है तो निकाल नहीं सकते आसानी से, ठीक है। इंडिया में तो भी सेफ है ज़्यादा, अमेरिका में बहुत अनसेफ हो जाता है जॉब। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉय को एक इनोवेटिव तरीके से, ओके तू डिसीजन ले, गलत भी हो गया तो पनिशमेंट नहीं होगा, उसको इनिशिएटिव बोलते हैं कि एम्प्लॉय को गलती भी किया तो भी अलाउड किया जाता है, सो दैट उसका डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव है। ऐसे तो वो मैनेजर बनेगा, हर डिसीजन मेकिंग में डरेगा तो फैसले ही नहीं लेगी कंपनी। आया समझ में? ये इनिशिएटिव बेस्ट किसने लिया? एप्पल ने। उनका चार्जिंग पोर्ट अलग था ना पहले, वो लोग कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन अभी यूरोप अभी अभी आईफोन 16 में चार्जिंग कैसा है? सी टाइप, क्योंकि यूरोप ने बैन कर दिया था। यूरोप ने बोला था, हम कुछ कंट्रीज ने बोला था हम बेचने देंगे नहीं, झक मार के उनको सी टाइप करना पड़ा। लेकिन जब देश ने बैन नहीं किया था वो अपने हिसाब से चलते थे, देवर बोलते रहे बिंदास थे वो लोग कि हम डिसीजन लेंगे। और जिसके इसके वजह से आईफोन 16 का जो बुकिंग है आईफोन 15 से करीबन 15 to 20% ज़्यादा है इस साल। फर्स्ट डे बुकिंग इज 15 to 20% मोर, क्योंकि प्राइसिंग उन्होंने स्टेबल रखा है, 80 का 90 नहीं किया। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड सेल थोड़ा डिपी हो रहा है मोबाइल फोन्स के, तो उन्होंने प्राइसिंग स्टेबल रखा है। बराबर है ना? इनिशिएटिव उनका बढ़िया है, एम्प्लॉय डिसीजन ले पाते हैं। एस्पिरिट डी कॉप्स मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में शांति का माहौल चाहिए, ये हेनरी फेयल का था। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझो। पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसर टेलर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। हेनरी फेयल फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट है। हेनरी फेयल ने पूरे कंपनी का प्रिंसिपल दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल दिया। 1911 को बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उस बुक में उन्होंने प्रिंसिपल और टेक्निक्स दिए, जो दोनों हैं। आपको एक एक करके प्रिंसिपल देखते हैं, ये 4 मार्क का आ सकता है आपको शॉर्ट नोट के तौर पर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब 100-125 साल पहले कोई भी वर्कर आओ प्रोडक्शन कर चलता था, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साइंस लाया टू द आर्ट ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने बोला मशीन को स्टैंडर्डाइज करो, वर्कर को ट्रेनिंग दो, वही वर्कर वही काम जिंदगी भर करेगा तो आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रोडक्शन में साइंस लाया, कि कोई भी आदमी नहीं, पहले देखो उसका स्किल, उसको ट्रेनिंग दो और फिर मशीन को भी स्टैंडर्डाइज करो, टूल इक्विपमेंट को भी स्टैंडर्डाइज करो। बहुत गजब का उसने काम किया। और 1911 में पब्लिश हुई बुक आज भी मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तुम सोचो ना, वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी जिसने 8 आवर्स वर्क प्लेस लाया वो कौन थी? टाटा। उसके 1912 आई थिंक में, उसके पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। वर्कर से लोग 10-10, 12-12, 14 घंटे काम करवा के लेते थे, तो वर्कर इरिटेटेड रहते थे, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा करती थी, झगड़े बहुत होते थे। तो व्हाट ही सेड, दोनों मैनेजमेंट और वर्कर के लिए, मैनेजमेंट शुड थिंक, वर्कर शुड डू, दोनों में झगड़ा ही नहीं होगा, एक सोचेगा एक काम करेगा, प्लस दोनों में हार्मनी रखो। हार्मनी के लिए पगार का उन्होंने, थोड़ी देर में आएगा मैं बताता हूँ, पगार थोड़ा ज्यादा, रेमुनरेशन की बात की। तीसरा, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने क्या कहा कि एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर को बदलना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को सपोर्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को अच्छा काम करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा पगार दो, तो दोनों रिवॉल्व बराबर हो रहे। और ये जो कंसेप्ट डेवलप हुआ ना, ये 1900, 1910, 1920, और यहाँ पे दबदबा शुरू हुआ फोर्ड का। 1903 में कंपनी शुरू हुई, 1918 में आधे कार्स दुनिया में फोर्ड के थे। मर्सिडीज बेंज लॉन्च हो चुका था, एडिसन का बल्ब जो कंपनी इल्यूमिनेटिंग 50-60 साल पहले लॉन्च हो चुकी थी, एरोप्लेन का इन्वेंशन का टाइम सब, ये पहला प्लेन 1903 17 दिसंबर को फ्लाई हुआ। तो जबरदस्त डेवलपमेंट आ रहा था, इसलिए ये टाइम के जो प्रिंसिपल्स है वो आज भी माने जाते हैं। और कोऑपरेशन, इंडिविजुअल, बोलते ना, तुम देखो इंडिया में वर्ल्ड कप धोनी ने जीता, बट कप किसी और के हाथ में दे दिया, इसलिए तो आज बोलते ना मान, एक रिस्पेक्ट है। सो ही सेड कि आउटपुट एक आदमी के एफर्ट से नहीं जाएगा, कोऑपरेशन से जाएगा। और क्रेडिट अगेन आप देखो, कुछ कुछ कंपनीज में मालिक से ही पूरा कंपनी चलता है। ही सेड कि अभी जैसे वक्त बीत रहा है तो मालिक भी, कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजमेंट माना गया है, मालिक से नहीं जानी जाती कंपनी, प्रोफेशनली चलाना होता है। आया समझ में? और जरूरी नहीं कि वो हेनरी फोर्ड में बाद में ये प्रॉब्लम हुआ था, हेनरी फोर्ड ने खुद के हिसाब से चलाया, वो कंपनी सक्सेसफुल थी,
लेकिन उसका बेटा से इतना ठीक से नहीं हुआ, कुछ दिक्कतें आए, तो एक दूसरा आदमी ली आइको करके आया, वो हेनरी फोर्ड में, और फिर ईगो प्रॉब्लम शुरू हो गए कुछ, जिसकी वजह से ली आइको को जॉब छोड़ना पड़ा। ऑफ कोर्स बाद में उसने एक दूसरी कंपनी क्राइसलर ज्वाइन करके उसको बचा लिया जो बंद होने वाली थी। सो बोलने का तात्पर्य, कोऑपरेशन जरूरी है, नॉट इंडिविजुअलिज्म। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, मैनेजमेंट शुड थिंक एंड वर्कर्स शुड परफॉर्म। कैसे, थोड़ी देर में आएगा, टेक्निक्स में बताता हूँ, ये टेक्निक आने वाला है। और फिर आउटपुट मैक्सिमम लाओ प्रोस्पेरिटी के लिए, बोलते हैं ना, एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, आउटपुट मैक्सिमम लाओ, दोनों वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर खुश चाहिए, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। सो हिज इंटेंशन वाज आउटपुट मैक्सिमम लाओ, प्रॉफिट मैक्सिमम करो, वर्कर को पगार ज्यादा दो, एम्प्लॉयर भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश, ये लॉजिक से उसका। लेकिन एक दिक्कत था, ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का थियरी था, पूरे कंपनी के लिए नहीं। पूरे कंपनी का हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स देखा जाता है। अच्छा, आप जब प्रिंसिपल बनाते हो, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, तो गाड़ी तो बनाओ पहले, आया समझ में? आप बोल रहे हो ना कि हाइड्रोजन व्हीकल या सोलर व्हीकल, वो थिंकिंग अच्छा है, बट प्रैक्टिकली तो अप्लाई करो। तो उन्होंने प्रिंसिपल के साथ कैसे अचीव किया जाए उसके टेक्निक्स भी दिए। सिंपल सा है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मतलब सपोजिटली आपका एक कार बनाना है, एक टू व्हीलर बनाने में 1 मिनट में एक टू व्हीलर बन जाती है। तो पहले तो देखो कितने टाइम में वो बॉडी के मोशंस रहेंगे, 1 मिनट में एक काम होगा पेंटिंग का, कैसे मेथड होगा, स्प्रे पेंटिंग होगा मेथड, बॉडी के मोशंस देखो। मतलब व्हाट ही सेड कि आउटपुट मैक्सिमम लाने के लिए पहले तो मशीन में जो वर्कर काम करता है, पहले तो देखो कितना टाइम लगता है, टाइम कम करने की कोशिश करो। मोशन, बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो देखो, क्या कोई मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? जैसे आपने लेफ्ट हाथ में पेन पकड़ा राइट हाथ में, उसके बजाय राइट हाथ में डायरेक्टली उठाया तो आपका एक मोशन कम होता है बॉडी का। इस प्रकार से ही सेड आप टाइम स्टडी आइडेंटिफाई करो, काम करने का मेथड देखो, मोशन स्टडी देखो, और काम करने का थकान। पायलट्स को वीक में उतने ही आवर्स अलाउड है, उसके ऊपर फटीग आता है तो एरोप्लेन एक्सीडेंट्स के पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं, तो वो लोग उतने फ्लाइट्स के ऊपर नहीं उड़ा सकते एरोप्लेन, ठीक है। फ्लाइट के 12 घंटे पहले दारू नहीं पी सकते, ये सब कायदे हैं। तो फटीग स्टडी बहुत जरूरी है। मशीन में मरकर ओवर काम किया तो हाथ मशीन में आ सकता है। मिलिट्री में कई बार स्ट्रेस आके किसी जूनियर ने सीनियर को गोली मार दी है, दुश्मनी नहीं, स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस कब आता है? जब आप 16 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपका ब्रेन थक जाएगा ना। वो गेम में भी आप ओवर गेम खेलोगे, आपको सपने में भी वही चलता रहेगा, और यही चलता रहेगा तो आपका डिसीजन मेकिंग खराब होगा, आप फैसला ठीक से ले नहीं पाओगे। तो ये फटीग स्टडी है। वो हुआ ना, कोई गेम से लोग मरे, पबजी, ओवर खेलने की वजह से ब्रेन के भी लिमिट क्रॉस हो जाते हैं। फिर उसने बोला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, 50 टूल के बजाय स्टैंडर्ड टूल रखो, स्पेयर पार्ट स्टैंडर्ड रखो। आप होंडा, जब गाड़ी के नीचे स्पेयर रहता है ना, स्पैनर, वो सब डिक्की के अंदर रहता है ना, वो स्टैंडर्ड रहता है, लगभग सब स्क्रू और नट्स वही साइज के होंगे। कितना आसान, स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, मतलब मैनेजमेंट शुड थिंक, वर्कर शुड डू। वर्कर को बोलते हैं ना, काम से पहले उसका साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करो, उसको ट्रेनिंग दो। फंक्शनल मतलब, हाँ ये उसने बहुत अच्छा काम किया लेकिन महंगा पड़ता है। अब देखो, तुम कंपनी में घुस रहे हो, अटेंडेंस वाला एक आदमी, काम देने वाला दूसरा आदमी, वो जॉब जो तुम कर रहे हो उसका टाइमिंग अलग आदमी, पगार देने वाला अलग आदमी, मतलब हर जगह पे प्लानिंग के लिए रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लब, सब जगह देखो अलग 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 आदमी। जैसे गाड़ी सर्विसिंग कर रहे हो तो ऑयल चेंज वाला अलग आदमी, वाटर साफ, पानी से साफ करने वाला अलग आदमी, गियर चेंज करने वाला अलग आदमी। मतलब एक ही गाड़ी के लिए जो 2 आदमी कर सकते हैं, यहाँ पे 10 आदमी कर दिया। अब एक ही आदमी जिंदगी भर ऑयल चेंज करेगा तो किंग बन जाएगा, लेकिन इरिटेट भी हो जाएगा और कंपनी का कॉस्ट भी बढ़ता है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है। और डिफरेंशियल वेज पीस रेट में एक वर्कर को 100 यूनिट बोला, 80% आउटपुट लाया तो 100 रुपये पगार दो, 100 लाया तो 120 दो, 120 लाया तो 133.33 दो। ऐसे उसने पगार का मोटिवेशन दिया कि कम आउटपुट में भी पगार मिलेगा, ज़्यादा आउटपुट में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वर्कर क्या करेगा, ज़्यादा आउटपुट। ये उसका बहुत बढ़िया डिफरेंशियल, ये आज भी बड़े बड़े कोर्सेज में सिखाया जाता है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन, इससे आपको आसानी हो जाएगा। एक्सरसाइज का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो देख लेना।
तो ये पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो यहाँ पे खत्म होता है।